नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं कपिल सोनी आपके लिए लेके आया हूँ कला और संस्कृति की एमसीक्यू। और इसमें आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो 10वां नंबर का पेपर है, 10वां वीडियो है हमारा। और ये 10वां वीडियो जो है ये AARO एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड है। और इसके अंदर जीके और बॉटनी का जो पेपर हुआ था उससे हमने कला और संस्कृति के प्रश्न उठाए हैं। तो कला और संस्कृति के जो प्रश्न जीके बॉटनी में आए हैं 27 अगस्त 2022 को ये पेपर होल्ड हुआ था। और इसमें से लगभग 7-8 प्रश्न मुझे मिले हैं, उनको आज अपन बात करते हैं उसके ऊपर। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, AARO का यही सीरीज चला रखी थी, पिछला पेपर भी आप लोगों ने पढ़ा था। और जीके एंड बॉटनी का ये पेपर है नया। कुल प्रश्न 150 है और कला और संस्कृति के 8 प्रश्न इसके अंदर मुझे मिले हैं। तो उन 8 प्रश्नों पर अपनी चर्चा करेंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने है, ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे। प्रश्न है, इतालवी विद्वान टेसीटोरी निम्न में से किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? आहड़ उत्खनन, नैन्सी ख्यात का अंग्रेजी अनुवाद, राजस्थानी रीति रिवाजों का संकलन और राजस्थानी व्याकरण पर लेख। तो जो टेसीटोरी जी हैं, इटालियन स्कॉलर टेसीटोरी हैं, और इनका ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से किससे ये रिलेटेड है? तो देखिए, इनका उत्खनन आहड़ उत्खनन से रिलेटेड तो ये नहीं है। और नैन्सी ख्यात का अंग्रेजी अनुवाद भी इन्होंने नहीं किया। राजस्थानी रीति रिवाजों का संकलन ये कर्नल जेम्स टोड की काम है। देखिए, ये जो काम है ना, ये तो है कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल जेम्स टोड ने ये काम किया है। आहड़ उत्खनन तो नहीं, परंतु टेसीटोरी से जो जुड़ा हुआ है वह है कालीबंगा उत्खनन। और उत्खनन भी नहीं है, कालीबंगा की खोज का श्रेय जाता है, उत्खनन का भी नहीं। और नैन्सी ख्यात का अंग्रेजी अनुवाद नहीं है, रीति रिवाजों का संकलन नहीं है। तो सही उत्तर बनेगा राजस्थानी व्याकरण पर लेख। इन्होंने पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण लिखा था, पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण लिखा था इन्होंने, पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण लिखा था। एलपी टेसीटोरी जो है ये निवासी हैं इटली के। इटली का एक गांव पड़ता है उदेने गांव, इटली के एक गांव पड़ता है इटली का उदेने गांव। तो ये इटली के उदीने गांव से संबंधित है, इटली के उदीने गांव से ये रिलेटेड है। इटली के उदीने गांव में जो है उदीने गांव, इस उदीने गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था, वहाँ से रिलेटेड है। राजस्थान के अंदर इनको बुलाया गया था और राजस्थान के अंदर आकर के इन्होंने बीकानेर में 1914 में आई। पहले मुंबई में गए 1914 में, फिर बीकानेर आए। और बीकानेर में जब ये आए तो उस समय जो शासक हैं बीकानेर के वो थे महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह। और महाराजा गंगा सिंह जो है ये इनको ऊंट पर बिठा करके अलग अलग क्षेत्रों में लेके जाया करते थे। और जब ये हमारे हनुमानगढ़ ज़िले में आए तो कालीबंगा क्षेत्र की तरफ गए और कालीबंगा के टीलों को देख करके इन्होंने अनुमान लगाया था कि यहाँ पर जो है कोई ना कोई सभ्यता कभी निवास किया करती थी। एलपी टेसीटोरी जो है उनको मुख्य जो काम दिया गया था ये चारण साहित्यों पर शोध करने का कार्य था, चारण साहित्यों पर शोध करने का कार्य दिया गया था। या चारणों की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से डिंगल शैली में लिखते हैं, इसलिए अपन यूँ भी कह सकते हैं कि इन्होंने डिंगल शैली के साहित्यों पर शोध किया। तो डिंगल शैली के साहित्यों पर शोध किया, ये शोध कार्य किया। या यूँ कह सकते हैं कि चारण साहित्यों पर शोध कार्य किया था, महाराजा गंगा सिंह के टाइम पर किया था। तो काफ़ी सारी जीके इनसे रिलेटेड है। इन्होंने अनुवाद भी किया है इटली भाषा के अंदर। इटली भाषा में इन्होंने वाल्मीकि कृत रामायण का भी अनुवाद किया था और तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस का भी इन्होंने अनुवाद किया था। तो इन दोनों ग्रंथों को, जो कि एक तो संस्कृत में लिखा गया है रामायण और दूसरा जो अवधी भाषा में लिखा गया है, तो रामायण और रामचरितमानस दोनों ही ग्रंथों का इटली भाषा में अनुवाद किया था एलपी टेसीटोरी ने। इनके कई ग्रंथ हैं राजस्थान में, जिसमें से एक पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण है और उसके ऊपर इन्होंने भी लेख लिखा है और ये उनसे रिलेटेड है। चलिए इनकी पूरी डिटेल आगे एक PDF में देखते हैं और आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा एलपी टेसीटोरी के बारे में जो वर्णन है। देखिएगा, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। टेसीटोरी पे अगर प्रश्न आएगा इसके अंदर से आ जाएगा, बाहर से नहीं आएगा। देखिए, जन्म जो इनका हुआ है, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, जन्म जो इनका हुआ है टेसीटोरी का
जन्म जो इनका हुआ है, लिखा हुआ है उदीने गांव, इटली में इनका जन्म हुआ है 13 दिसंबर 1887 1887 को। 22 नवंबर 1919 को इनका देहांत हो गया था बीकानेर के अंदर ही। बीकानेर में ही इनसे रिलेटेड स्मारक बना हुआ है, इनका समाधि स्थल बना हुआ है। जॉर्ज गिलियर्सन ने इनको इनवाइट किया था, बुलाया था कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी के अंतर्गत। कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी के अंतर्गत राजपुताने का ऐतिहासिक सर्वेक्षण करना था और उस कार्य के लिए इनको भारत बुलाया गया था। अप्रैल 1914 में ये बंबई में आए और 1914 में ही ये कहाँ पर आए थे, बीकानेर आए। जब ये बीकानेर आए उस समय बीकानेर के शासक कौन थे, महाराजा गंगा सिंह थे। रामकरण आसोपा जिन्होंने भी मारवाड़ी भाषा का या राजस्थानी भाषा का प्रथम व्याकरण लिखा था, ये भी उनके साथ ही थे। 1914 से लेकर 1919 तक ये साथ ही रहे, साथ साथ कार्य किया और इनके द्वारा मिलाकर के ही आपको मैं बता दूं कि राजस्थानी भाषा का व्याकरण लिखा गया। राजस्थानी भाषा का व्याकरण, प्रथम व्याकरण ये लिखा गया था। इसको आप राजस्थानी भाषा का व्याकरण भी कह सकते हैं और इसको आप मारवाड़ी का व्याकरण भी कह सकते हैं, एक ही बात है। चलिए, इसके अनुसार टेसीटोरी के अनुसार 12वीं सदी जो थी, ध्यान रखना मित्रों, यह राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र अस्तित्व सामने आया था। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, पेपर में पहले आ चुका है। दोबारा सुनिए, आपको प्रश्न पूछा जाए एलपी टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा अपने स्वतंत्र अस्तित्व में कब आई, तो आपको एक सदी याद रखनी है। कौन सी सदी के अंदर आई थी ये, 12वीं सदी में। 12वीं सदी के अंदर राजस्थानी भाषा अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आ गई थी। कुछ पुस्तकें हैं जो लिखी गई है एलपी टेसीटोरी के द्वारा, तो उन पुस्तकों के नाम देखिए। पहला है राजस्थान चारण साहित्य एक ऐतिहासिक सर्वे। राजस्थान चारण साहित्य एक ऐतिहासिक सर्वे है और इस चारण साहित्य पर ये शोध करने आए थे। पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण, जो हमारा प्रश्न चल रहा है उसके आधार पर ही उत्तर है कि पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण लिखा। एक पुस्तक का नाम है ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ बौद्धिक एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स, ये भी इनकी पुस्तक है। और एक इंडियन एंटीक्वेरी नाम से इनकी पुस्तक है। तो इस तरीके से इनकी 4 प्रमुख पुस्तकें हैं, ये आपको याद रखनी है। इन्होंने जो अनुवाद किया है ग्रंथ में, अनुवाद जो इन्होंने किया, अनुवाद याद रखेंगे आप, इन्होंने किया रामचरितमानस का और रामायण का अनुवाद किया। संपादन जो इन्होंने किया वो वेली किशन रुक्मणीरी और छंद जयसिरो, वेली किशन रुक्मणीरी और राव जयसिरो छंद बिट्ठू सूजा द्वारा, बिट्ठू सूजा का ग्रंथ है, और वेली किशन रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़ का ग्रंथ। इन दोनों का संपादन करने का श्रेय जाता है। इनके ऊपर एक जीवनी लिखी गई है दोरारो धोरी, ध्यान से देखिएगा। इनकी जो जीवनी है उसको बोलते हैं दोरारो धोरी, या इसे बोला जाता है टिब्बारो मसीहा, टिब्बारो मसीहा। तो आपको वैसे भी अगर प्रश्न आ जाए कि दोरारो धोरी किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे एलपी टेसीटोरी को, और टिब्बारो मसीहा किसे कहते हैं तो भी एलपी टेसीटोरी को। और ग्रंथ लिखने वाले कौन है, जीवनी लिखने वाले कौन है, वो है श्री नथमल जोशी। श्री नथमल जोशी हैं जो उन्होंने क्या किया था, इनके ऊपर जीवनी लिखी है, टिब्बा का मसीहा या दोरारो धोरी। ये पूरा वर्णन जो आप लोगों ने पढ़ा, ये पूरा वर्णन किसका था, एलपी टेसीटोरी का। अगला वर्णन देखते हैं, या इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूं ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया गया है तो ले लीजिएगा, लीजिए, साफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये वर्णन आपको याद रखना है, किससे रिलेटेड है ये, लुई पिज़ा टेसीटोरी, एलपी टेसीटोरी से रिलेटेड है, ठीक है। अगला वर्णन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो ये है कि अमर सिंह फर्स्ट के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए। तो अमर सिंह प्रथम जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र हैं, और चावंड के अंदर ये है, तो ये चावंड जो है ये उदयपुर शैली की एक उपशैली रही है। रागमाला चित्र जो है वो बहुत सारे बनाए गए हैं, पर यहाँ पर चावंड के अंदर जो रागमाला है उसकी बात की गई है। और ये रागमाला जो है ये सन 1605 के अंदर चित्रित की गई है, और ये किया गया था निसार दीन के द्वारा। निसार दीन के द्वारा ये चित्र बनाया गया था 1605 में, रागमाला चित्र। देखिए, साहिब दीन की अगर हम बात करें, साहिब दीन, तो साहिब दीन जो है ये उदयपुर शैली का प्रमुख चित्रकार है, उदयपुर शैली का प्रमुख चित्रकार है। साहिब दीन ने भी कई प्रकार के चित्र बनाए हैं, जैसे आप पढ़ेंगे, इन्होंने बनाया सूकर क्षेत्र महात्म्य,
इन्होंने बनाया भ्रमर गीत सार। इनका एक रागमाला भी है, इनका भी एक रागमाला है जिसका सन है 1628 के अंदर। साहिबदीन ने मनोहर के साथ मिलकर, इन दोनों ने मिलकर एक चित्र बनाया। चित्रित ग्रंथ का नाम है आरस रामायण, जो कि एक जैन रामायण है। तो आरस रामायण की बात आई तो साहिबदीन और मनोहर का दोनों ने मिल करके चित्र बनाया। चित्रित ग्रंथ है, एक प्रकार की ये जैन रामायण है, ये एक जैन रामायण है, जिसको आधार बना करके चित्र बनाए। तो ये तो है आरस रामायण, तो है साहिबदीन और मनोहर का दोनों के द्वारा चित्रित ग्रंथ। अकेले साहिबदीन की बात करें तो ये कुछ चित्र मैंने बताए हैं। निहाल चंद की बात करें तो मोरध्वज निहाल चंद है और इनका संबंध किशनगढ़ शैली से रहा है। और इन्होंने जो मुख्य चित्र बनाया वो चित्र था बनी ठनी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि इसका जो उत्तर था वो ऑप्शन नंबर 2 था और निसारदीन जो है उसने ये चित्र बनाया था रागमाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दयालदास ख्यात में प्रमुखतः किस राज्य के इतिहास का वर्णन है, का इतिहास वर्णित है। तो दयालदास ख्यात है, इसको बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात बोलते हैं और बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात इसको बोला जाता है राठौड़ारी ख्यात है। तो आप समझ सकते हैं कि बीकानेर के राठौड़ों की है, तो इसमें वर्णन किसका है, बीकानेर का वर्णन मिलता है। दयालदास जी जो हैं, खुद जो दयालदास जी हैं वो आप याद रखेंगे कि ये बीकानेर के शासक रतन सिंह के दरबारी कवि हैं। रतन सिंह के समकालीन है, रतन सिंह के दरबारी कवि हैं। ये जो ग्रंथ है दयालदास ख्यात, इसके अंदर राव बीका से लेकर के और अनूप सिंह का वर्णन मिलता है, अनूप सिंह तक का वर्णन मिलता है। तो राव बीका से लेकर अनूप सिंह तक का वर्णन है इसके अंदर दयालदास ख्यात में। और लिखने वाले कौन है, खुद दयालदास जी हैं। और किसके दरबारी लेखक या कवि हैं, तो रतन सिंह के, बीकानेर के शासक राव रतन सिंह के। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धाजन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है। भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धाजन्य, एक नकली कंपटीशन सा दिखाया जाएगा और वैसा इसमें युद्ध होता है। तो बागड़िया देखो इसमें हो नहीं सकता ऑप्शन, बागड़िया ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बागड़िया जो है ये तो कालबेलियों का नृत्य है। बागड़िया जो है ये आपको ध्यान रखना है कालबेलिया नृत्य है, तो कालबेलिया समाज से रिलेटेड है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। फिर है गेर, गेर नृत्य भील और मीणा दोनों करते हैं, भीलों में भी होता है और मीणाओं में भी होता है, मुख्य रूप से भीलों का है। हाथी मणा ये भीलों का है परंतु ये होता है विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर। नेजा जो है ये भी भील और मीणाओं का नृत्य है, भील और मीणाओं का नृत्य है। नेजा जो है ये एक प्रकार का खेल नृत्य होता है। इसमें क्या किया जाता है, गांव के बीच में एक इस तरीके से स्तंभ लगाया जाता है, उस स्तंभ के ऊपर ये लोग नारियल बांध देते हैं। भील जो पुरुष होते हैं, ये भील पुरुष है, भील पुरुष क्या करते हैं, आपस में कंपटीशन करते हैं और इस नारियल को उतारने का प्रयास करते हैं। इन सबको, इन भीलों को घेर करके खड़ी होती है इनकी पत्नियां, या इनकी पत्नियां मान लीजिए, पत्नियां खड़ी हैं और पत्नियों के हाथ में होते हैं चमड़े से बने हुए कोड़े, चमड़े से बने हुए हंटर होते हैं, कोड़े होते हैं। और जैसे ये भील इस नारियल को उतारने के लिए इस खंबे के नज़दीक आते हैं, ये महिलाएं क्या करती हैं, उन पे कोड़ों का प्रहार करती है। तो इस प्रकार का एक ये यूँ कह सकते हैं कि एक नकली स्पर्धाजन्य युद्ध होता है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा नेजा नृत्य, यही वो प्रश्न है। और ये एक प्रकार का खेल नृत्य आपको ध्यान रखना है। भील और मीणा दोनों समाज के अंदर मुख्य रूप से होता है, मुख्यतः भील का है और इसमें इस तरीके का ये नृत्य किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के किस कवि को दरबारी चाटुकारिता से दूर रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखने के लिए लोक कवि कहकर पुकारा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस तरफ से आप पढ़ते रहिएगा। तो इसमें आपको ऑप्शन है दयालदास है, श्यामल दास है, बांकीदास है, शंकरदान सामोर है। देखिए इसका जो उत्तर बनेगा कि भाई जो जिसने अंग्रेजों के खिलाफ शंखनाद किया। राजस्थानी जब आप साहित्य पढ़ते हैं तो राजस्थान के जो कवि हैं ना
उन कवियों में अंग्रेजों के विरुद्ध शंखनाद करने वाले मुख्य रूप से दो ही लोग हैं, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के कवियों में अंग्रेजों के विरुद्ध शंखनाद करने वाले मुख्य रूप से दो कवि हैं। एक तो आप नाम पढ़ेंगे सूर्यमल मिश्रण, 1857 की क्रांति से रिलेटेड भी आप इनको पढ़ते हैं, जो इन्होंने ग्रंथ लिखा था वीर सस्सई, जिसमें 1857 की क्रांति का वर्णन है। और एक आपको याद रखना है कि मारवाड़ या जोधपुर के एक कवि हैं बांकीदास। तो ये जो बांकीदास जी है ना, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लिखा था, तो इसका जो उत्तर बनता है वो बांकीदास बनता है। बांकीदास जी के द्वारा लिखे गए कुछ रचनाओं की अपन बात कर लेते हैं। इन्होंने एक गीत लिखा था, आयो अंग्रेज मुल्क रह ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रह ऊपर, ये इनका एक गीत था। और ये वो गीत है जिसने पूरे राजस्थान के अंदर ही हड़कंप मचा दिया था, अंग्रेजों के पसीने छुटवा दिए थे और लोगों को एक साथ जोड़ने का ये काम किया गया था। इसके अलावा बांकीदास जी के कई ग्रंथ हैं, जैसे कू कवि बत्तीसी, इसमें एक है दातार बावणी, एक है संतोष बावणी, संतोष बावणी, एक आप बताएंगे इसमें है कायर बावणी, कायर बावणी, एक आप इसमें पढ़ेंगे तो ग्रंथ मिल जाएगा आपको सूर छत्तीसी। देखिए खूब सारे लिख दिए मैंने। तो ये सारे ग्रंथ आपको याद रखने हैं किससे रिलेटेड है, बांकीदास जी से रिलेटेड है। बांकीदास जी जो हैं ये मान सिंह राठौड़ के दरबारी थे, मान सिंह राठौड़ के दरबारी थे। और मान सिंह राठौड़ के ये दरबारी हैं, आगे भी शायद एक ऐसा प्रश्न आने वाला है। और मान सिंह राठौड़ के ये काव्य गुरु थे। देखिए मान सिंह राठौड़ वही है जिसको आप पढ़ते हो जिन्होंने नाथ संप्रदाय स्वीकार कर लिया था, जिन्होंने नाथ संप्रदाय स्वीकार करके जोधपुर के महामंदिर में नाथों का केंद्र स्थापित करवाया था। महानाथी पंथ के संस्थापक है। महानाथी पंथ किसने चलाया था, मान सिंह राठौड़ ने। परंतु अगर आपको उनका काव्य गुरु पूछा जाए तो काव्य गुरु तो कौन से हैं, बांकीदास जी। जबकि इनके धार्मिक जो गुरु हैं, इनके धार्मिक गुरु जो थे वो कौन थे, आयसनाथ। तो इनके धार्मिक गुरु तो है आयसनाथ, जबकि इनके काव्य गुरु कौन है, जिन्होंने से कविताएं वाणियाँ सीखी, तो वो है बांकीदास। और बांकीदास वो है जिन्होंने दरबारी चाटुकारिता को स्वीकार नहीं किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखा और लोक कवि कहलाए, वो है बांकीदास जी। तो बांकीदास जी का जितना वर्णन है वो मैंने आप लोगों को समझाया बताया। आप इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा आराम से, काफ़ी सारे ग्रंथ इसमें लिख दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। देखिए हिंदू कलाकार और मुसलमान दोनों कलाकारों द्वारा जो एक ख्याल खेला जाता है उसका नाम है तुर्रा कलंगी ख्याल। ये जो तुर्रा है ये पगड़ी का तुर्रा होता है और ये कलंगी ये पगड़ी की कलंगी होती है। तुर्रा जो है ये शिव का प्रतीक माना गया है और कलंगी जो है इसको पार्वती का प्रतीक माना गया है। तुर्रा कलंगी ख्याल को सबसे पहली बार चंदेरी में प्रस्तुत किया गया था, चंदेरी रियासत में, जो वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, एमपी में। चंदेरी रियासत में सबसे पहले इसको शुरू किया गया था तुर्रा कलंगी को। इसको शुरू करने वाले जो कलाकार हैं वो आपको याद रखना है कि जो तुर्रा भेंट किया गया था ये किया गया था तुक्कुनगीर को, और जो कलंगी भेंट की गई वो मुस्लिम कलाकार थे जिनका नाम है शाह अली, मुस्लिम कलाकार शाह अली। तुक्कुनगीर और शाह अली दो संत हैं और इन दोनों संतों ने क्या किया था, चंदेरी के राजा के सामने एक नाटक प्रस्तुत किया था जिसे तुर्रा कलंगी ख्याल हम कह रहे हैं। चंदेरी के राजा ने अपनी पगड़ी का तुर्रा जो बीच में लगता है वो तुर्रा भेंट किया। किसको भेंट किया, तुक्कुनगीर को। और कलंगी किसको भेंट की थी, शाह अली को। तब से तुक्कुनगीर को तुर्रा कहा जाता है और कलंगी टीम का हेड शाह अली को कहा जाता है। इसमें आपको क्या याद रखना है कि ये जो ख्याल होता है इसके लिए एक बड़ा मंच लगाया जाता है, एक बड़ा मंच लगाया जाता है। राजस्थान में ज़्यादातर ख्याल जो है उनका आयोजन मंचों पर नहीं होता, ज़मीन पर ही होता है, परंतु बड़े मंच पर एक ख्याल खेला जाता है, इसलिए इसको माच का ख्याल या माच का खेल भी बोलते हैं। माच का खेल या माच का ख्याल भी बोलते हैं। अगर आपको ये प्रश्न आए कि राजस्थान का कौन सा ख्याल है
जिसमें एक विशेष प्रकार की मंच सजावट की जाती है, तो उत्तर आपका क्या होगा, वो होगा तुर्रा कलंगी ख्याल। राजस्थान के अंदर कहते हैं इसकी शुरुआत करने वाले, राजस्थान में इसकी शुरुआत करने वाले कलाकार जो हैं उनका नाम था सहडू सिंह, सहडू सिंह, और इनके साथ मुस्लिम कलाकार थे हमीद बेग। मुस्लिम कलाकार कौन थे, हमीद बेग। आपको पूछा जाए कि तुर्रा कलंगी का प्रवर्तक, तब तो तुक्कुनगिर और शाल ही बताने, क्योंकि चंदेरी में तो इन्होंने शुरू किया, पर राजस्थान में इसकी शुरुआत करने वाले कौन है, तब आप बताओगे सहडू सिंह और हमीद बेग। और वर्तमान एक कलाकार है इनसे रिलेटेड, एक जयदयाल सोनी। ये जो जयदयाल सोनी है ये वर्तमान इस कला के सबसे बड़े कलाकार हैं। तो जयदयाल सोनी का नाम आ जाए तब भी आप बताएंगे कि जयदयाल सोनी जो है वो इसके सबसे बड़े कलाकार हैं वर्तमान। इनकी जो नाटक मंडली है वो तुर्रा कलंगी ख्याल को खेलती है। हालांकि वर्तमान में इसके जो कलाकार हैं उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है, और ये जो परंपरा है, ये जो कला है, ये बिल्कुल एकदम लुप्त होने के कगार पे है। तो फिर भी उसके कलाकार इस प्रयास में रहते हैं कि इस कला को जीवित रखा जाए, उसे मरने ना दिया जाए। ख्याल का नाम क्या है, तुर्रा कलंगी ख्याल, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थानी काव्य भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता हैं? चंद्रबरदाई, शिवदास, कृपाराम, वज्रसेन सूरी। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि ये अपभ्रंश में लिखा हुआ एक जैन काव्य है, एक प्रकार का जैन ग्रंथ है। तो इस जैन ग्रंथ के रचनाकारों में चंद्रबरदाई, शिवदास, कृपाराम नहीं, सूरी शब्द आ रहा है, तो उत्तर सीधा ही बनेगा वज्रसेन सूरी। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें शालीभद्र सूरी ऑप्शन होता तो ये गड़बड़ हो जाती। वज्रसेन सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली घोर की रचना की, जिसमें भरतेश्वर और बाहुबली दोनों के बीच हुए युद्ध का इसमें वर्णन है। वज्रसेन सूरी द्वारा कृत है भरतेश्वर बाहुबली घोर। अगर ये प्रश्न ऐसे आ जाए कि भरतेश्वर बाहुबली रास, तब आप इसका उत्तर क्या बताएंगे, शालीभद्र सूरी, शालीभद्र सूरी। अब इसमें दो बातें आपको याद रखनी है कि ये जो भरतेश्वर बाहुबली रास है ना, शालीभद्र सूरी वाला ग्रंथ, भरतेश्वर बाहुबली रास शालीभद्र सूरी वाला, ये राजस्थानी भाषा का, राजस्थानी भाषा का प्रथम रास ग्रंथ है। राजस्थानी भाषा का प्रथम रास ग्रंथ आपसे पूछा जाए तो आप उत्तर क्या बताएंगे, शालीभद्र सूरी कृत भरतेश्वर बाहुबली रास जो है। परंतु ये जो है ना भरतेश्वर बाहुबली घोर, इसको सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। तो राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ पूछा जाए तब तो आप बताइए भरतेश्वर बाहुबली घोर है। और अगर आज राजस्थानी भाषा का प्रथम रास ग्रंथ पूछा जाए तब भरतेश्वर बाहुबली रास है। इसकी जो रचना है ये 1150 ईस्वी है, 1150 ईस्वी है, और इसकी जो रचना है वो 1184 ईस्वी है। तो 1184 में तो रचना हुई है भरतेश्वर बाहुबली रास की, और 1150 में रचना हुई है भरतेश्वर बाहुबली घोर की। जैन ग्रंथ है दोनों के दोनों। घोर शब्द आए तो वज्रसेन सूरी याद रखेंगे, रास आ गया तो शालीभद्र सूरी याद रखेंगे। शालीभद्र सूरी से रास याद रखना है आपको, शालीभद्र सूरी है। और अगर आ जाए घोर तो घोर आ जाए तो वज्रसेन सूरी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कवि राजा बांकीदास, ये दोबारा आ गया है एक ही पेपर में मित्रों, बांकीदास पे दो प्रश्न आ जाना बहुत बड़ी बात है, अकेले एक बांकीदास पे। ठीक है, तो बांकीदास, कवि राजा बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित राजकवि थे? अभी मैं उत्तर आपको बता के गया हूं कि ये जोधपुर के राजा मान सिंह के ये दरबारी कवि हैं, और मान सिंह के ये काव्य गुरु थे, मान सिंह के काव्य गुरु थे, मान सिंह के काव्य गुरु थे। तो मान सिंह के काव्य गुरु कौन है? बांकीदास। अभी पीछे वीडियो में हम इसमें स्क्रीन पे पढ़ के गए हैं, और इसमें आपको याद रखना है कि इनके काव्य गुरु है ना, आप लोगों को मैंने अभी बताया भी था प्रश्न के अंदर।
कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, अभी मैं बता के गया हूँ कि बांकीदास जी काव्य गुरु हैं। कई रचनाएं हैं बांकीदास की, कायर बावनी, सूर छत्तीसी, आयो अंग्रेज, मुलक रऊपर, ये सब कुछ आपको याद रखने हैं। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपके कंप्लीट हो रहे हैं और इसी वीडियो को अपने समापन की ओर लेके जाते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि AARO का एग्ज़ाम 2022 जीके और बॉटनी पेपर, ये 10 नंबर का हमारा वीडियो था। अभी तक पीछे सभी वीडियोज़ ने आप लोगों ने देखे, अच्छा प्रेम दिया, प्यार दिया। अगर किसी बच्चे ने अभी ज्वाइन किया और उसने पीछे वीडियो नहीं देखे तो पिछले जितने वीडियोज़ हैं वो आप देख लीजिए। आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें आपको ये काम आएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप AARO की तैयारी करें, आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, CET, पटवार, ग्राम सेवक, कुछ भी आप तैयारी कर रहे हैं, कला और संस्कृति के प्रश्न हैं, उन परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। 7, 8, 10 प्रश्न लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, साहित्य के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, ग्रंथ आ रहे हैं, कवि आ रहे हैं, लेखक आ रहे हैं, उन पे स्पेशली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो AARO की ये सीरीज़ है और AARO की इस सीरीज़ में धूम धड़ाके से हम लोगों ने दूसरा वीडियो पढ़ लिया है। आगे ऐसे ही 2 वीडियोज़ और आएंगे AARO से रिलेटेड होंगे। तो AARO से रिलेटेड चारों वीडियोज़ हम देखेंगे, उनमें आए हुए प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। उसके बाद ARO पे चर्चा करेंगे। पशु परीक्षण की तैयारी करने वाले बच्चे भी इन वीडियोज़ को अच्छे से देखें, उनको भी बहुत काम आने वाली है। तो अपनी वाणी को आराम देता हूँ और अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।